हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 8 और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम 7th की एनसीईआरटी देखेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1957 तक। तो हमने इसका 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है और जो सेकंड वाला पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। ठीक है, चाहे फर्स्ट वाला देखो या ना देखो, लेकिन सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना है आप लोगों को। हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके उसको जरूर देख लेना। तो देखिए इसकी जो कहानी है वो हमने लगभग 1930 तक कर ली थी और हम उसके आगे अब देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक नया अधिनियम आया था, इंग्लैंड की संसद में ये पास हुआ था कि प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता क्या थी कि ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दे दिया। यानी कि प्रांत का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आजकल हमारे यहाँ राज्य में वो होती है ना, चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आजकल राज्यों में चुनाव होते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने, क्योंकि आंदोलन चरम पर जा रहे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये भय लग रहा था कि अब इनको थोड़ी थोड़ी ढील दे देनी चाहिए भारतीयों को, ताकि जो आंदोलन है ये दब जाएंगे और इनको लगेगा कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को ये अधिकार दे दिया 1935 में। ठीक है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, 1935 में आया था ये अधिनियम। ठीक है, 1935 में आपकी एनसीईआरटी में लिखा है 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता का अधिनियम पास करा, जिसने ब्रिटिश की संसद ने कि जो भारतीय हैं वो अब भारतीय लोग क्या है, विधायिका के लिए वहां पर चुनाव होंगे और चुनावों में जो लोग चुन के आएंगे वो भारत के शासन में मतलब उनका हस्तक्षेप रहेगा। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का, उस टाइम पे तो एक ही पार्टी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो थी, जो मतलब बहुत सारी पार्टियां थी वैसे तो, लेकिन जो अच्छी पार्टियां थी जिनके साथ ज्यादा जनसंख्या जुड़ी हुई थी, जिनके साथ लोगों का ज्यादा लगाव था, वो ये दो थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, तो फिर चुनाव हुए और 1935 में ये अधिनियम आया था, लेकिन 1937 में चुनाव हुए। ठीक है, क्या है, 1937 में चुनाव हुए। देखिए इसमें क्या था कि प्रांत यानी कि राज्य, ठीक है, प्रांत का मतलब राज्य है, आज के हिसाब से देखो तो राज्य है। प्रांतीय शासन को प्रबंध करने का अधिकार, यानी कि प्रांत में, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, जब कोई 12-14 प्रांत थे भारत में। ठीक है, मतलब 12-14 राज्य ही थे, ज्यादा नहीं थे। ये तो अब धीरे धीरे हमने अपने क्या है शासन के हिसाब से, क्योंकि जो जितना बड़ा राज्य होगा उसमें शासन करना उतना ही मुश्किल होगा, तो अपने हिसाब से इनको 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लेकिन पहले ज्यादा नहीं थे, 12-14 ही थे। तो उतने वहां पर मतलब जितने भी राज्य हैं उनमें चुनाव कराए जाएंगे। 1935 में ये अधिनियम आया था और वहां पर जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो विधायकों के द्वारा बनाए जाएंगे, जैसे आज चल रहा है। लेकिन आज क्या है, आज तो केंद्र में भी भारत की सरकार है। ठीक है, हिंदुस्तान के लोग मतलब भारत के लोग ही चुनकर भेजते हैं जो केंद्र में बैठे हैं, शासन कर रहे हैं, और राज्य में भी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था कि केंद्र में तो अंग्रेजों की सरकार रहेगी, लेकिन राज्यों में क्या है, राज्यों में भारतीय लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं और जो जीत के आएंगे वो क्या करेंगे, विधायिका में अपनी भागीदारी रखेंगे। ठीक है, मतलब जनता की तरफ से अपनी बात कहेंगे। तो यहाँ पर लोगों को क्या है, कुछ संतुष्टि हो गई कि हाँ, अगर हमें अपनी बात रखनी है तो हमें क्या है, सरकार में आना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा और कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई, इसमें बहुत भारी जीत हुई। मतलब 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, मतलब 4 ही ऐसे रह गए थे जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, बाकी 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उन 7 प्रांतों में कौन था, सिंध। सिंध का मतलब है ये कुछ इलाका पाकिस्तान में चला गया है सिंध का, और पंजाब से लगा हुआ मतलब सिंध वहां के लगभग था सिंध, और सिंध राज्य अब भी पाकिस्तान में है। तो सिंध, पंजाब, ठीक है, पंजाब इतना छोटा सा पंजाब नहीं था, पंजाब बहुत बड़ा पंजाब था, हिमाचल के कुछ इलाके भी पंजाब में ही थे, और जितना पंजाब इधर है भारत में है उतना ही पंजाब क्या है, पाकिस्तान में। तो ये जो बात चल रही है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, पहले तीनों एक ही थे ना, तो तब की बात चल रही है। ठीक है, आप ये
दिमाग में रखना कि पंजाब यानी कि बहुत बड़ा इलाका था, ये इतना छोटा सा पंजाब नहीं था जो आज है। और देखिए बंगाल में उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही आते थे उस टाइम पे, ठीक है। जो बंगाल प्रांत था वो बहुत बड़ा था। और देखिए संयुक्त प्रांत का मतलब है यूपी में, मध्य प्रदेश में और मद्रास में और असम में, इन सब में क्या कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। और पूर्ण बहुमत से बनी थी, यानी कि पूरी तरह से जनता ने उनको चुन के भेजा था कि आप हमारे बारे में सोचिए और जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार के सामने रखिए और उनको मनवाइए, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज चल रही थी, लेकिन इसमें एक घटना गलत हुई कि ये जो चुनाव हुआ था इसमें मुस्लिम लीग बुरी तरह से हारी थी। और मुस्लिम लीग को ये डर बैठ गया था मुस्लिम लीग के अंदर कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो ये एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा। इसमें जो मुसलमान होंगे वो अल्पसंख्यक रहेंगे और उनको पूरी तरह से अधिकार नहीं मिलेगा। उनके मुस्लिम लीग के दिमाग में ये बात बैठ गई थी, क्योंकि कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई थी, मुस्लिम लीग की इतनी अच्छी जीत नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखो इतनी अच्छी जीत हो भी नहीं सकती थी मुस्लिम लीग की, क्योंकि कांग्रेस किसके लिए काम कर रही थी, पूरे देश के लिए। तो कांग्रेस में उस टाइम पे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है, मतलब सारे ही लोग थे कांग्रेस का साथ दे रहे थे, क्योंकि कांग्रेस किसके लिए काम कर रही थी, पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रही थी, पूरे भारत के लिए काम कर रही थी। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी केवल मुस्लिमों के लिए काम कर रही थी। तो कुछ मुसलमान मुस्लिम लीग में थे और कुछ मुसलमान कांग्रेस में थे। तो आप वैसे ही देख लीजिए कि पहले से ही मुसलमान अल्पसंख्यक थे, यानी कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कम थी। अब जो थोड़े से मुसलमान है वो भी दो जगह डिवाइड है, एक कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में। तो मुस्लिम लीग बहुत बड़े लेवल पर जीत ही नहीं सकती थी, ठीक है। अब देखिए इस सब के बाद आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि सितंबर 1939 में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और दूसरा विश्व युद्ध 1941 तक चला था, ठीक है, 1941 तक, मैं लिखना भूल गई हूँ, 1941 तक ये युद्ध चला था। अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जब ये युद्ध समाप्त होगा तो अंग्रेज हमें अपने आप ही आजाद कर देंगे, ठीक है, हमारा एक अलग राष्ट्र बना देंगे। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने ये कहा था अगर विश्व युद्ध में जिन जिन जगह हमारा शासन चल रहा है, जो देश हमारे औपनिवेश है, अगर वो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम उन्हें क्या है, युद्ध में अगर हमारी जीत हुई, इंग्लैंड की जीत हुई, तो वो सबको आजाद कर देंगे। लेकिन उनकी मंशा ये थी कि हम सबको तो आजाद कर देंगे लेकिन भारत को नहीं करेंगे, क्योंकि भारत उस समय एक बहुत बड़ा मार्केट था, ठीक है। मार्केट किस चीज का था कि बहुत सस्ती चीजें यहाँ से ले जाके वो इंग्लैंड में बेच देते थे और इंग्लैंड से बहुत सस्ती चीजें लेके आते थे और बहुत महंगा करके भारत में बेच देते थे। तो खरीदने में भी इंग्लैंड को फायदा था और बेचने में भी इंग्लैंड को फायदा था। तो इंग्लैंड ने बोला, इंग्लैंड के मन में ये चीज थी कि सबको आजाद कर देंगे लेकिन भारत को नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जब इंग्लैंड वाले सबको आजाद करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, अगर इंग्लैंड जीत जाएगी तो जब सबको आजाद करेंगे तो हमें भी आजाद कर देंगे, ठीक है। तो ये गलतफहमी थी उस टाइम पे कांग्रेस की। अब देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया 1941 में, तो जो उन अंग्रेजों की जो मंशा थी वो बाहर निकल के आई और उन्होंने भारतीयों को आजाद नहीं किया। अब इसी से कांग्रेस के नेता नाराज हो गए और कांग्रेस के नेता में जो महात्मा गांधी थे, आपने बहुत अच्छे से ये नारा सुना होगा, भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो। और उसके बाद की कहानी, ये मेन हेडिंग है, ये जितनी भी मैंने अलग से दिखा रखी है ये मेन हेडिंग है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लेना। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में और ये आंदोलन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही था जैसा 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में जो पढ़ाए थे आपको, बिल्कुल सेम ऐसे ही था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें भी क्या है, जो बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिए, मतलब पूरी तरह से जो सरकार उस समय जो अंग्रेज थे उनका पूरी तरह से बहिष्कार करा गया और बड़े लेवल पर उन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, अपनी सरकारी नौकरियां, जो इंग्लैंड वालों के यहाँ वो नौकरी कर रहे थे, मतलब पूरे विभाग सब कुछ इंग्लैंड के ही हाथ में था उस टाइम, तो सब छोड़ दिया। और जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि हमें अब आजादी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था कि जब सब देश आजाद हो रहे हैं और हमारा देश आजाद नहीं हो रहा, अगर इस कंडीशन में भी हम पूरे दिल से नहीं लड़ेंगे ना तो हमें आजादी कभी मिलेगी नहीं, हम हमेशा गुलाम ही रहेंगे। तो उन्होंने इसलिए बोल दिया था कि अहिंसक तरीके से, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, आराम से प्रदर्शन करो और करो मरो का नारा दिया कि अब करना ही है और सारे पूरे भारत के लोग इसमें हिस्सा लो और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनों को चलाओ। और मतलब एक तरह से ये असहयोगी आंदोलन था, लेकिन असहयोग आंदोलन में पहले गिरफ्तारियां वगैरह हुई थी तो उसका नाम चेंज करके अब यहाँ इन्होंने करो या मरो कर दिया था। लेकिन
प्रोसेस बिल्कुल सेम था। ठीक है, यहाँ पे वहां पे भी उन्होंने सहयोग नहीं किया था, नौकरियां वगैरह छोड़ दी थी, स्कूल छोड़ दिए थे, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें 1942 में महात्मा गांधी की भी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उन अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं अगर इनको गिरफ्तार कर लेंगे तो ये जो चल रहा है आंदोलन ये थोड़ा शांत हो जाएगा और हमारा दबदबा दोबारा से बना रहेगा। जैसा कि वो हर बार करते थे, जब आंदोलन ऊपर आता था तो वो चुने ऊपर के नेताओं को, जो ज्यादा प्रतिष्ठित नेता होते थे उनको जेल में बंद कर देते थे, तो पीछे वाली जनता अपने आप शांत हो जाती थी। इस बार भी उन्होंने ऐसे किया, लेकिन इस बार जो विद्रोह था वो जन विद्रोह था। ठीक है, जनता का विद्रोह था। जो मेन हेडिंग पिछली वाली थी ना, जन विद्रोह और जन राष्ट्रवाद, तो जन राष्ट्रवाद था। मतलब एक एक बच्चे के मन में ये बात थी कि भारत भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। तो इस बार जब इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने 90,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मतलब जो भी आंदोलन कर रहा था सबको वो गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे थे, और 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। लेकिन फिर भी लोग शांति से बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनको आंदोलन करना ही था और उनको अपना देश आजाद कराना ही था। ठीक है, आखिरकार जो ब्रिटिश राज्य था उसने अपने घुटने टेक दिए, और जो ब्रिटिश राज्य था उनको समझ में आ गया था कि अब हमारे यहाँ दाल नहीं गलने वाली और हमारा बोया बिस्तरा बंद करने का टाइम आ गया है। ठीक है, यहाँ पे उनको मतलब लगने लगा था। 1943 तक उनको ऐसा एहसास हो गया था कि अब हम भारत में नहीं टिक पाएंगे और अब हमें जाना ही है। अब वो दूसरी तरीके से बात करने लगे थे। अब पहले तो वो पूरे भारत को लेकर चल रहे थे, अब अंग्रेजों ने दूसरी चाल चली। अंग्रेज कह रहे थे कि ऊपर वाले पद, जो मतलब प्रतिष्ठित पद हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पद है, वो तो हमें दे दो, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह के जो अच्छे पद हैं वो तो तुम हमें दे दो, और बाकी सारे इन पे भारतीय रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में तो उन्होंने ये बोला था 1946 में कि केवल और केवल वायसराय का पद हमें दे दो, यानी कि लगभग प्रधानमंत्री का पद, कि केवल और केवल वायसराय का पद हमें दे दो, बाकी सारे पद तुम ले लो। लेकिन भारतीयों ने बोला था कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर तुम आराम से जाते तो तुम्हें कुछ मिल जाता। वैसे ही वो इतना सारा रायता फैला के चले गए कि पाकिस्तान को अलग भड़का दिया, बांग्लादेश को अलग भड़का दिया। ठीक है, और वो एससीओ को भी भड़का रहे थे। ठीक है, कि उनको भी कह रहे थे कि तुम अपना अलग स्थान ले लो, उनको भी भड़का के गए थे। उस समय वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे कि भाई हमारे लिए भी कुछ अलग होना चाहिए। अम्बेडकर साहब ने भी बोला था कि ऐसा ना हो कि देश अगर आजाद हो जाए तो उसके बाद भी इन जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर अत्याचार रहे, तो इसलिए हमारी ये भी कुछ अलग होना चाहिए। तो उनका शांत करवाने के लिए जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था कि कुछ आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र अम्बेडकर जी को दे दिए थे कि भाई ठीक है, जो सीट जो विधायिका में आएंगे सांसद, उसमें से क्या तुम कुछ अपने लिए रख लेना आरक्षण के तौर पे। मतलब कुछ सीट किसकी होंगी, एससी की होंगी, तो उससे क्या तुम्हारा भी रहेगा शासन में हस्तक्षेप और हमारा भी रहेगा। तो उस हिसाब मतलब उनको एक तरह से जब वो भड़का रहे थे अंग्रेज, तो महात्मा गांधी जी ने ये चीज शांति करी थी कि कम से कम हिंदू तो एकजुट होकर रहो, अगर मुस्लिम नहीं हो रहे तो हिंदुओं को तो एकजुट होकर रहना चाहिए। तो ये काम किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। अब देखिए स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, जो आज के पाकिस्तान में रह रहे हैं ना लोग, उनको ये मुस्लिम लीग वाले वही हैं, पाकिस्तानी जितने भी है ना वो सारे मुस्लिम लीग वाले। आप ये सोच लीजिए कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं मुस्लिम, वो कांग्रेस के साथ थे उस टाइम पे। ठीक है, ये जितने भी अब इंडिया में रह रहे हैं मुस्लिम, वो किसके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, है ना। अब कांग्रेस ने इतनी सारी सीट जीती थी, 11 में से 7 सीट जीती थी, तो किसी ने तो वोट डाली होंगी, तो उसमें क्या है बहुत सारे मुस्लिम भी साथ थे। तो ये तो हिंदुस्तान इंडिया के साथ थे, यानी भारत के साथ थे, लेकिन मुस्लिम लीग वाले पूरी तरह से अलग चाहते थे। तो मुस्लिम लीग जो थी 1940 में, मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर देखिए मैप में देखिए एक बार, पश्चिमोत्तर ये वाला भाग हो गया। ठीक है, पश्चिम और उत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर ये वाला भाग हो गया। ठीक है, ये वाला भाग उन्होंने बोला था कि यहाँ पर पश्चिमोत्तर का भाग और पूर्व का कुछ भाग, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य, यहां तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया था, इसके बाद आया पाकिस्तान का नाम। 1940 में बोला था उन्होंने कि स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करा लिया। तो वो तो ऐसे ही सोच रहे थे अंग्रेज कि कुछ इनको दे देंगे मुसलमानों को, कुछ हिंदुओं को अधिकार दे देंगे और हम यहीं बने रहेंगे, लेकिन उनका जो खेल था उन पर ही भारी पड़ गया। ठीक है, अंग्रेजों पे ही। तो एक प्रस्ताव पारित करा लिया था। अब देखिए जो
45 था, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, वो वहां लिखना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। 1900, हाँ 1945 में तक चला था, ठीक है। 19, वो मैंने गलत लिख दिया था, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया था। अब आगे क्या हुआ कि एक बार तो चुनाव हुआ थे 1937 में, यहाँ 1937 में, और अब दोबारा चुनाव हुए थे 1946 में। प्रांतीय चुनाव हुए, और प्रांतीय चुनाव में क्या 1946 में स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि इंग्लैंड वालों को जब 1943 में जब उनको एहसास हुआ कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया, तो वो क्या है, अलग अलग तरह के प्रतिलोभ दे रहे थे कि एक आध पद पे हम बने रहेंगे तो यहाँ से आराम से धन ले जाके अपने देश में भेजते रहेंगे, तो हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक होती रहेगी। अब देखिए वही वाला हिसाब के लिए उन्होंने क्या किया, एक 3 सदस्यों की एक कमेटी भेजी 1946 में, ठीक है। 1946 में क्या उन्होंने एक 3 सदस्यों की एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में। और कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, तो 3 लोग थे, ठीक है। 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन का क्या काम था, कैबिनेट मिशन उस समय भारत के राजनीतिक मसलों को सुलझाने के लिए आया था, ठीक है। कि उन्होंने बोला था 1946 में कि जो तुम्हारे यहाँ समस्या चल रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से देश का निर्माण करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो हम उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा कि हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। लेकिन इस कैबिनेट मिशन का भी विरोध हुआ बाद में। हमारे भारतीयों ने बोला कि हमें जो करना है, जैसे करना है हम कर लेंगे, आप ज्यादा इंटरफेयर मत करो, हमें सब कुछ आता है ना। तो अब इसका भी बहिष्कार हुआ और विरोध हुआ कैबिनेट मिशन का। अब देखिए जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की अभी तक बात मानी नहीं गई थी। मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी कि हमें पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के रूप में अलग हिस्सा मिले। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 16 अगस्त, बहुत इंपोर्टेंट डेट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाने का आगमन किया गया। और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या हुआ, कलकत्ता से दंगों की शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे देश में दंगे चलते रहे, और इसमें लाखों लोग मरे, हिंदू भी मरे और मुस्लिम भी मरे। अब दंगों में जो दंगाई होते हैं ना, उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, एक तरह के आतंकवादी टाइप होते हैं वो, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं है औरतों से, महिलाओं से, बच्चों से या निर्दोष व्यक्तियों से, वो जो आता है उनके सामने सबको मारते ही है वो। तो लाखों लोग मारे गए इसमें। और जब इतने बड़े लेवल पर नरसंहार हो रहा था, तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, अब इनको अलग राज्य, अलग पाकिस्तान दे दो और इनको रहने दो अलग, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, पश्चिमोत्तर में यहाँ पर एक टुकड़ा इनको पाकिस्तान दे दिया गया। देखिए सबसे ज्यादा जो मुस्लिम थे वो इधर साइड थे, तो इधर पाकिस्तान का निर्माण हो गया, ठीक है। क्योंकि जब अरब आक्रमणकारी एंट्री कर रहे थे तो यहाँ से करी थी उन्होंने, ठीक है। तो ज्यादातर जो वो थे मुस्लिम, वो यहाँ पर थे और या फिर बांग्लादेश में थे, ठीक है। तो 2 हिस्से हो गए पाकिस्तान। इसको हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और इसको पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो दो जगह, मतलब 2 हिस्से हो गए थे पाकिस्तान के, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान और इसको पश्चिमी पाकिस्तान। और बाद में जब देखिए 1971 में क्या, जो बांग्लादेश है उसने बोला कि जो पाकिस्तान है वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और हमें आजाद कराना है। तो इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी 1971 में तो हमारा देश आजादी था ना। तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था कि बांग्लादेश को आजाद करा दिया था। और ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी कि जो पाकिस्तान वाले लोग थे वो कह रहे थे कि उर्दू पढ़ो और उर्दू में सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ बांग्लादेशी ये कह रहे थे कि हमारी भाषा क्या है, बांग्ला है, और हम बांग्ला का समर्थन करेंगे, ठीक है, हम उर्दू को नहीं मानेंगे। तो जो मेन मुद्दा लड़ाई हुई थी वो भाषा के ऊपर ही हुई थी। और लास्ट में बांग्लादेश का सहयोग किसने किया, भारत ने किया, और उसको स्वतंत्र राज्य बना दिया। तो बांग्लादेश अस्तित्व में 1947 में नहीं आया था, कब आया था, 1971 में आया था, मतलब आजादी के बहुत दिन बाद। अब देखिए आगे की कहानी देखते हैं हम कि
ये इसने क्या बनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया और दंगे भड़कते रहे 2 साल तक। बाद में कांग्रेस ने इसकी मांग मान ली और 14 अगस्त 1947, ठीक है, डेट ध्यान रखना, 14 अगस्त 1947 को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। मैंने बताया था ना, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और 2 पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया, मतलब भारत बन गया, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बुरी तरह नरसंहार हुआ था। उसके दबाव में ही जो कांग्रेस थी उसने ये डिसाइड किया था कि भाई कोई बात नहीं, इनको अलग दे दो, नहीं तो ऐसे तो सारी जनसंख्या ऐसे ही मर जाएगी, आपस में लड़ के ही मर जाएंगे हम लोग। अब देखिए, ये उसके बाद इनका देश 14 अगस्त को आजाद हुआ था और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को उनका, पाकिस्तान वालों का, ठीक है। और बांग्लादेश वाले अलग बनाते हैं क्योंकि बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो तब मिली थी। अब देखिए, कुछ पॉइंट आपके बीच में रह गए थे तो मैंने यहाँ लिख लिए। एक बहुत अच्छे नेता थे, बहुत ही अच्छे, और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही अच्छे नेता थे उस टाइम पे, और वो समझ रहे थे कि जो अंग्रेज है ना वो बिना पिटे मानेंगे ही नहीं, वो ये चीज समझ रहे थे और इनकी बात सही थी, मैं सहमत हूँ इनकी बात से। तो उन्होंने जनवरी 1941 में बिना किसी को बताए भारत छोड़ के वो सिंगापुर चले गए और सिंगापुर में उन्होंने क्या किया, 2-3 साल वहां पर रहे और उन्होंने वहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। वो आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी INA भी बोलते हैं, का गठन किया। और 1944 में इम्फाल, यानी कि इम्फाल और कोहिमा का मतलब हो गया नागालैंड की तरफ से और मणिपुर की तरफ से उन्होंने एंट्री करी भारत में, ठीक है, भारत में प्रवेश करा। ये आजाद हिंद फौज को लेकर आए सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन गद्दार सब जगह मिलते हैं, ठीक है, रामायण में भी गद्दार आपने देखे, महाभारत में भी गद्दार देखे, तो यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ी ना थी। 1947 में भी गद्दार थे कुछ, जिन्होंने गद्दारी करी थी, उसकी वजह से वो स्वतंत्रता संग्राम अधूरा रह गया था। अब यहाँ पे भी कुछ गद्दार थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो आजाद हिंद फौज जो एंट्री कर रही थी ना भारत में, बस यहाँ आजादी मिलने ही वाली थी क्योंकि बहुत बड़ी फौज लेके आए थे वो सुभाष चंद्र बोस। और 1941 में जब पूर्वोत्तर भारत से, देखो इधर से एंट्री करी थी, इधर से, ठीक है, मणिपुर नागालैंड की तरफ से उन्होंने जब एंट्री करी भारत में, तो उसकी सूचना अंग्रेजों को किसी व्यक्ति ने दे दी और अंग्रेज पहले से तैयार हो गए और अंग्रेज पूरी फोर्स लेके गए। और ये जो आजाद हिंद फौज थी, इसको यहीं पे ढाका पहुंचने से पहले ही इसको क्या है, गिरफ्तार कर लिया, पूरी तरह से बंदी बनाकर इन सभी लोगों को लाल किले में लेके आ गए और लाल किले में बंदी बना लिया। और जब पूरे देश में पता चला कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो एक सेना लेके आए हैं और उसको बंदी बना लिया है, मतलब बिना कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, पहले ही उनको खबर पहुंच गई थी। जैसे ही फौज ने एंट्री करी देश में, तुरंत किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे फौज आ रही है, अंग्रेजों के होंगे कोई, वो बोलते ना तलवे चाटने वाले, उस तरह के कुछ लोग होंगे, उन्होंने सूचना दे दी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो सेना लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनको बंदी बना के रखा गया और बाद में मुकदमे वगैरह चलाए गए, मतलब उनके साथ कुछ लोगों को मार दिया गया गोली से। तो बहुत बुरा ये घटना थी, बहुत ही बुरी घटना थी और लगभग जलियांवाला बाग की तरह ही उनके साथ गलत चीज हुई थी और बिल्कुल निर्दोष थे वो सिपाही, उन्होंने तो कोई लड़ाई सुई नहीं हुई थी जब तक। तो महात्मा गांधी जी ने भी इसके लिए बहुत सारी चीजें करी थी कि भाई उनको छोड़ दिया जाए, जो लोग हैं वो तो बस हमारे देश में ऐसे ही आ रही थी, मतलब बहुत सारी चीज हुई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। और बाद में मतलब एक तरह से ये क्या है, विफल हो गई ये इतनी बड़ी जो लेके आए थे वो आजाद हिंद फौज, ठीक है। और देखिए कुछ चीज आपकी हेडिंग्स रह गई हैं, बोर्ड पे इतना आ नहीं पा रहा था और मेरे को इतना लिखा नहीं जा रहा था। तो देखो ये वाला पेज आपका छूट गया है, इसमें कुछ पॉइंट है, देखो आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला पेज आपका छूट गया है, इसमें कुछ पॉइंट है, आप उनको ठीक से देख लेना, ठीक है, एक बार पढ़ लेना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको मेरा समझाया समझ में आता है या नहीं आता है, या फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, मतलब जो भी आपको गलत लग रहा है मेरी वीडियो में या सही भी लग रहा है, तो दोनों ही चीज अच्छा लग रहा है वो भी आप कमेंट करिए और जो कोई चीज गलत लग रही है तो वो भी आप कमेंट कीजिए। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, बहुत टाइम लगता है बोर्ड को लिखने में, फैक्ट निकालने में, एनसीईआरटी से सब कुछ मैं एनसीईआरटी से ही निकाल के यहाँ पे लिख रही हूँ, तो
काफी टाइम लगता है, तो प्लीज लाइक कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम, चलो कुछ पैसे वैसे नहीं दे रहा यूट्यूब, तो कम से कम लाइक तो आ ही रहे हैं, लोग पसंद तो कर रहे हैं मेरी टीचिंग को, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक कर दिया करो। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।